गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। वो टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, अर्थात क्वांटम यांत्रिकी में संकारक। अभी मैंने कुछ लिखा है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्योरली मैथमेटिक्स वाला टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें कंप्लीटली आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी और जिन चीज़ों को हमने पूर्व में सीखा है उन सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, उपयोग करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं उससे पूर्व हम क्या करते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बारे में थोड़ी सी वापस एक रिकॉल लेते हैं ब्रीफ और फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है। पोस्टुलेट्स में हमने कुछ नहीं कहा था। पहला काम तो हमारा ये था कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को अगर आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो आपको क्या चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन चाहिए। फिर आपने ये भी देख लिया कि कोई भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी हो, ठीक है ना, कोई भी जिसको आप भौतिक रूप से क्या कर सकते हो, माप सकते हो, जिसको हमने ऑब्जर्वेबल्स भी नाम दिया था, डायनेमिकल वेरिएबल भी नाम दिया था, तो उन सभी के संगत हम क्या करते हैं, एक संकारक डिफाइन करते हैं। तो वही संकारक आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि अगर मान लो उस फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी क्रम में आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगी, आइगन फंक्शंस मिल जाएंगे। फिर आपने एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम भी देखा था। वो क्या था कि अगर मान लो कोई सिस्टम है, उसकी खूब सारी स्टेट है, तो वो सिस्टम या वो पार्टिकल किस स्टेट में होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आप किस प्रकार से फाइंड करते हो। फिर हमने ये भी देखा था कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वो एक तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान के रूप में करते हो, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था। और लास्ट में हमने देखा था टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, यानी अगर आपको वेव फंक्शन किसी टाइम t0 पर ज्ञात है तो आप उस टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से उसी वेव फंक्शन को किसी लेटर टाइम t डैश पर या t पर ज्ञात कर सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक था। अब आज हम हमारे टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इस ऑपरेटर के बारे में जब मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ाया था तो वहां पर एक लेक्चर मैंने बिल्कुल बना दिया है पूरा, कि ऑपरेटर के बारे में एक जनरल आइडिया मैंने आपको वहां दे दिया है। तो उस डेफिनेशन को देखते हैं और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है कि संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है, ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक तरह का, जिसे किसी एक फलन यानी तरंग फलन भी कह सकते हो, उसको आप स्टेट फंक्शन भी कह सकते हो, अवस्था फलन भी कह सकते हो, या अवस्था सदिश भी कह सकते हो, एक फलन पर संकारित करने पर व्यापक रूप से दूसरा फलन प्राप्त होता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी मैं इसको पूरा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। एन ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल या मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट ट्रांसफॉर्म ए स्टेट वेक्टर टू एनोदर स्टेट वेक्टर। कैसे लिखेंगे इसको, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ए ऑपरेटर है, ठीक है। ये ए ऑपरेटर क्या होगा, किसी फलन साई पर मान लो ऑपरेट हो गया, ठीक है ना। इस ऑपरेटर का अपना एक गुणधर्म होगा, तो आपको क्या होगा, जैसे ही ए साई पर ऑपरेट होगा तो आपको कोई नया फलन साई डैश या फाई कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑपरेटर की मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फलन है एक्स स्क्वायर, कोई फलन है एक्स स्क्वायर, और एक कोई ऑपरेटर आपके पास क्या है, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या है, अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर पर डी बाई डी एक्स को ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x। तो ये आपके जो x है, 2 तो कांस्टेंट है, ये जो x है वो क्या है, एक नए प्रकार का फलन है। फलन का मतलब क्या होता है कि वो किसी न किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है, वही फलन होगा, ठीक है ना। जो आपका कांस्टेंट होता है वो फलन नहीं होता, वो तो एक कांस्टेंट राशि होती है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखिए आप, ये एक तरह से क्या हो गया, आपका a हो गया, ये आपका साई हो गया, ये आपको क्या मिल गया, कोई साई डैश मिल गया, ठीक है ना। साई डैश इक्वल टू x हो गया, 2 कोई कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है ऑपरेशन, ठीक है ना। प्लस भी क्या है, दो a प्लस बी, तो प्लस भी क्या एक प्रकार का युज्य संकारक है, ठीक है ना, एडिटिव ऑपरेटर है। गुणन भी क्या एक संकारक है। तो उसी प्रकार से अभी हम डिटेल में देखेंगे। और संकारक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक के पोस्टुलेट्स में पढ़ ही लिया है कि कोई भी जो फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है, अर्थात जिसको आप भौतिक रूप से माप सकते हो, उनमें कौन कौन है, स्थिति है, संवेग है, ऊर्जा है, ऊर्जा में कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, उन सभी के संगत हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। तो ऑपरेटर तो हमें वैसे भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसको आप कैट नोटेशन में ऐसे लिख सकते हो, ए ये इस प्रकार से साई कैट, तो आपको कोई नया साई डैश कैट मिल जाएगा। ये भी इसकी डेफिनेशन है। सिमिलरली आप ब्रा नोटेशन में भी लिख सकते हो, साई ए साई डैश, ठीक है। ये दोनों इस चीज सेम है।
अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि नोटेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप जब भी कैट लिखोगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर ही लिखा जाएगा, उसके राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। दो चीजें मैं लिख रहा हूं, देखना आप ध्यान से इधर देखना। जैसे आपने ये लिख दिया और इस प्रकार से ए कैप लिख दिया, या आपने ऐसे लिख करके इस प्रकार से ए कैप लिख दिया, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं। आप ऐसे लिख करके, इस तरह का लिख करके क्रॉस लगा लीजिए, या इसको आप लिख लीजिए वर्जित, फॉरबिडन है। इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते। यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, यहां पर फर्क पड़ रहा है। तो याद रखिए लिखने का तरीका है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक लैंग्वेज होती है। ऑपरेटर हमेशा क्या होगा, अब जैसे आप खुद सोचिए x² d/dx, इसका क्या मतलब, इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेटर का तभी औचित्य है, ऑपरेटर इटसेल्फ अपने आप में कुछ भी उसका मीनिंग नहीं है जब तक कि वो किसी पर ऑपरेट नहीं हो। d/dx का अपने आप में कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसके आगे कुछ नहीं लिखा हो। यहां पर जब कुछ लिखा होगा तभी इस d/dx का मतलब है। तो ठीक उसी प्रकार से साई के बाद आप ऑपरेटर लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। इधर भी क्या है, अब इसका मतलब ये मत सोचना इससे पहले लिख रहे हो, क्योंकि ब्रा है, इसका जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो इसके यहां पर लिखना चाहिए ऑपरेटर। तो आप ध्यान रखिए ये एकदम सही है, ये एकदम सही है, लेकिन ये दोनों ही फॉरबिडन है। इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते। ठीक, इसको भी अगर मैं समझाना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अगर मैं साई ए कैप लिख रहा हूं तो इसका भी कोई मतलब नहीं, ये वर्जित है, ये भी याद रखिए। तो ये भी चीज आप ध्यान रखिए। ऑपरेटर हमेशा क्या होगा, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हो तो फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, यानी उससे पहले ऑपरेटर आएगा, बाद में फलन आएगा, फलन के बाद में ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं है। और कैट और ब्रा नोटेशन में समझना चाह रहे हो तो कैट के तो लेफ्ट हैंड साइड में और ब्रा के राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, इधर इसके बाएं और इधर दाएं, उसी का ही मतलब है। इस प्रकार की चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए, ये फॉरबिडन है, ये भी फॉरबिडन है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। तो आप बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन समझ गए। संकारक क्या है, कुछ नहीं है, किसी भी तरंग फलन पर जब संकारक संकारित होगा तो आपको एक नया फलन मिल जाएगा। हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे इससे रिलेटेड, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है 2 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर की डेफिनेशन, संकारक से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा संकारक की हमने परिभाषा देख ली। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक टॉपिक और है, उसको हम थोड़ा पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि वो बाद में आएगा, लेकिन उसको थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। आइगन वैल्यू इक्वेशन, क्योंकि वो संकारक से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। क्योंकि संकारक की परिभाषा के बाद हमें विभिन्न प्रकार के संकारकों को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा आइगन मान समीकरण को पढ़ लेते हैं। आइगन मान समीकरण, क्योंकि बिल्कुल संकारक से ही रिलेटेड चीज है और संकारक ही है एक तरह से देखा जाए इसमें। आइगन वैल्यू इक्वेशन आपको मैं पहले भी बता चुका हूं इसका मतलब क्या होता है, आप अच्छे से जानते भी हो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है, लेकिन एक बार इसको डिटेल में अच्छे से हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, आइगन मान क्या होता है और आइगन फलन क्या होता है, ठीक है ना। मैंने डेफिनेशन लिखी है, अभी मैं इसको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने अभी संकारक की डेफिनेशन क्या देखी थी कि जब ए कैप आपका कोई ऑपरेटर है, वो जब किसी साई कैट पर यानी तरंग फलन पर ऑपरेट होता है तो आपको एक नया फलन साई डैश मिल जाता है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन भी ठीक इसी प्रकार की होती है, वहां भी एक ऑपरेटर है, एक फलन है और आपको एक नया फलन मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर क्या है, इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखिए कि एक अवस्था सदिश साई किसी संकारक ए का आइगन फलन कहलाता है यदि ए साई पर निम्न प्रकार से संकारित हो। किस प्रकार से, ये डेफिनेशन, ठीक है ना। यानी जब ए साई पर ऑपरेट होगा तो आपको यहां पर तो देखो क्या था, यहां पर जब ए साई पर ऑपरेट हो रहा था तो आपको एक नया तरंग फलन मिल रहा था, वो साई से डिफरेंट था। लेकिन आइगन वैल्यू इक्वेशन में क्या होगा कि आपको वापस वही तरंग फलन मिल जाएगा, वापस क्या होगा, वही तरंग फलन मिल जाएगा और साथ में कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। और ये जो कांस्टेंट ए है उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, और ये जो तरंग फलन साई है उसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन, ठीक है। तो और आइगन वैल्यू जो है इन जनरल आपको पता है ए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए अगर इसको मैंने कैट में लिखा है, अगर इसको मैं ब्रा में लिखता तो ये ए स्टार आ जाता, ठीक है ना। बात वही डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये साई, ये ए स्टार साई, ए की बात है, कोई दिक्कत नहीं। ए स्टार ये कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है ना। आपको ये लिखो तो बढ़िया, वरना ये 2 लिखो तो ही चलता है, सिर्फ समझने के लिए। हम जनरली कैट का यूज करते हैं, ब्रा तो केवल समझने के लिए काम आ रहा है, ठीक है ना।
तो ये इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो मैट्रिक्स थी वहां पर अभिलाक्षणिक मान या अभिलाक्षणिक इक्वेशन पड़ी होगी, ए माइनस लैम्बडा आई, तो ठीक उसी प्रकार की है। ठीक, उसको सॉल्व करते हैं, वहां से जो लैम्बडा निकलता है वो आइगन वैल्यू होती है या अभिलाक्षणिक मान होता है, और जो फलन आता है, जो क्या कहते हो फंक्शन आता है, वो क्या होता है, आइगन फलन होता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे मान लो आपके पास साई कोई ऐसा फंक्शन है e की पावर 2x, ठीक है, और आपके पास कोई ए ऑपरेटर कैसा है d/dx, तो आप देखिए खुद, जैसे ही आप d/dx को e की पावर 2x पर ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2e की पावर 2x। तो देखिए वापस वही फलन मिल गया और साथ में कोई कांस्टेंट मिल गया। तो डेफिनेशन तो वही संकारक की है, लेकिन ये विशेष प्रकार का संकारक है और विशेष प्रकार का फलन है जो इस प्रकार से संक्रिया होकर के आपको देता है कि जो फलन आपने प्रयुक्त किया है वही फलन वापस मिल जाएगा, साथ में कोई कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये इस स्थिति में ये फलन आपका आइगन फलन कहलाता है और ये जो दो है वो आइगन मान कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए साई इक्वल टू ए साई। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स था, सेकंड पोस्टुलेट्स में तो आपको ये पता चल गया कि हर फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी के संगत हम क्या करते हैं, ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। और थर्ड पोस्टुलेट्स में हमने कह दिया कि अब आप उसका अगर मान निकालना है फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी के संगत, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑपरेटर के लिए आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई P है आपका, P क्या है, संवेग संकारक है, तो इसके संगत मान निकालना आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। जब आप P ऑपरेटर का मान रखोगे, साई आपको जो दिया होगा और ऑपरेट करोगे, तब आपको A और साई के मान मिल जाएंगे। साई तो पता ही है, A मिल जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आइगन वैल्यू इक्वेशन को भी आपको समझना है। इससे रिलेटेड खूब न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में और मैं आपको करवाऊंगा। कैसे पूछेंगे, आपको जैसे दे दिया कि कोई एक संकारक दे दिया जाएगा, कोई एक फलन दे दिया जाएगा, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इस संकारक तथा इस फलन के लिए क्या आइगन मान समीकरण संतुष्ट होती है, अगर हां तो संगत आइगन मान का मान ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो भी संकारक दिया गया है, जो भी फलन दिया गया है, जैसे फलन पर आप संकारक ऑपरेट करोगे या संकारित करोगे तो आपको वापस वही फलन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वही फलन मिल रहा है तब तो आप कह दोगे कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कह दोगे नहीं हो रही है। और अगर संतुष्ट हो गई तो जो मान आएगा, ठीक है ना, वापस वही फंक्शन और साथ में जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट आपका क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगी, आइगन मान कहलाएगा। तो ये चीज थी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। एक शब्द काम में आएगा, डीजेनरेसी। ठीक है, होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइगन मान के अंतर्गत एक शब्द आता है काम में, डीजेनरेसी या अपभ्रष्टता, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको समझना उसको जरूरी है। ठीक है ना, और मैंने पहले ही बता दिया कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना सदैव बनी रहती है। ठीक है ना, इसलिए हम किसी भी टॉपिक को लूज नहीं करेंगे। और ये सब टॉपिक क्या इंटरलिंक्ड है। आप कोई बड़ा डेरिवेशन भी समझने जाओगे तो वहां पर भी शब्द बार बार काम आएगा, आइगन वैल्यू, अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी। तो जब अगर आपकी ये चीजें सीखी हुई होगी तो आपको आगे बड़े डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बार चीज पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि अभी हम जो 4, 5, 10, 12 लेक्चर जो भी बनेंगे जिसके अंतर्गत हम मैथमेटिकल पोर्शन को सीखेंगे, वो इसलिए भी सीखना जरूरी है कि एग्जाम में तो वो आता ही आता है, लेकिन इसके बाद जो बड़े डेरिवेशन हम करेंगे, क्योंकि जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे, तो वो डेरिवेशन आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब ये सारी चीजें आपके सीखी हुई होगी। तो इसी आइगन वैल्यू के अंतर्गत एक शब्द काम में आता है, अपभ्रष्टता। ठीक है, या डीजेनरेसी। ठीक है, अब ये डीजेनरेसी क्या होता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोगों को पता है कि आपके आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, ये इस प्रकार की। ये आप जानते हो कि ए साई पर ऑपरेट होगा तो आपको कोई कांस्टेंट ए और वापस साई मिल जाएगा। अब देखना आप ध्यान से, अब अगर मान लो मैं इस प्रकार से लिखूं कि ए मान लो साई 1 पर कोई ऑपरेट हो रहा है और आपको a1 साई 1 मिल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ए किसी साई 2 पर ऑपरेट हो रहा है और आपको कोई a2 साई 2 मिल रहा है। इसी प्रकार से ये क्रम मान लो चलता रहे, a साई n पर ऑपरेट हो और आपको an साई n मिले। ये सभी क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशंस है, जिसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर a साई 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू a1 है, इसमें साई 2 आइगन वेक्टर है, a2 आइगन वैल्यू है। लेकिन अगर मान लो कई बार ऐसी स्थिति हो कि आपको क्या सिचुएशन मिले, उसको आप ध्यान से देखिएगा। एक अलग प्रकार की सिचुएशन में कंसीडर कर रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास ऑपरेटर ए है और ये तरंग फलन साई है, इसको आपने ऑपरेट किया और आपको कोई ए मिल गया और वापिस साई 1 मिल गया, कोई भी ए मिल गया, a1 नहीं, मैंने ए कह दिया इन जनरल। अब मान लो फिर कोई ऐसी स्थिति हो
कि किसी फलन साई2 पर आप ऑपरेट करो और वापस आपको ए ही मिले और साई2 मिल जाए। फिर मान लो कोई ऐसी स्थिति हो, ए आप ऑपरेट करो किसी फलन साई3 पर, आपको वापस ए ही मिले और यहां पर साई3 मिल जाए। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको एक चीज पता चल रही है कि इन तीनों ही समीकरणों में क्या है, तरंग फलन तो अलग अलग है लेकिन जो संगत आइगन मान है वो एक ही है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि यदि आपको एक ही आइगन मान के संगत एक से अधिक आइगन फलन प्राप्त हो तो वह स्थिति आपकी क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता की कहलाती है या डीजेनरेसी कहलाती है। ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। ये और अच्छे से आपको विजुअलाइज तब होगी जब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है ना, वहां पर आपकी चीजें काम आएगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना है कि अपभ्रष्टता का मतलब, अभी मैं डेफिनेशन पूरी लिखूंगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार आप इस चीज को समझिए, ये सारी चीजें, यानी इससे आपको पता क्या चल रहा है कि आइगन मान एक ही है आपका, वो नहीं बदल रहा है, लेकिन आइगन फलन अलग अलग हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि एक ही आइगन मान के संगत एक से अधिक आइगन फलन विद्यमान हो तो वह स्थिति आपकी क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता की स्थिति कहलाती है। और जितने आइगन फंक्शन होंगे, जैसे मान लो यहां पर क्या है, ए आपका एक आइगन मान है, उसके संगत 1 2 3 आइगन फलन है, तो वो कहलाती है अपभ्रष्टता की कोटि, डिग्री ऑफ डीजेनरेसी। अगर 5 है तो अपभ्रष्टता की कोटि 5 हो जाएगी, 10 है तो 10 हो जाएगी, n है तो n हो जाएगी। पता यही रखना है कि एक ही आइगन मान के संगत कितने आपके पास आइगन फलन विद्यमान है, वो अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। डेफिनेशन भी मैं इसकी आपको पूरी लिख देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये मैंने अपभ्रष्टता या डीजेनरेसी की पूरी डेफिनेशन लिखी है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और फिर समझिए। पहले एक बार काम कीजिए, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इसको नोट कर लीजिए। अब इसको ध्यान से सुनिए। समझा तो मैं आपको पहले ही चुका हूं, एक लाइन में मैंने आपको क्या समझाया कि यदि आपके पास एक आइगन मान के संगत एक से अधिक आइगन फलन विद्यमान है तो वो स्थिति अपभ्रष्टता कहलाती है। तो मैंने वही डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से आप सुनिए अब इसको। जब किसी एक आइगन मान के संगत एक से अधिक रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन, अब ये एक नया वर्ड है रेखिक स्वतंत्र, ये क्या है अभी मैं पूरी डेफिनेशन को बोल करके या बता करके आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक से अधिक रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन विद्यमान हो तब आइगन मान जो होता है आपका जो, ठीक है ना, आइगन मान नहीं सॉरी आइगन फलन, ये गलत लिख दिया, आइगन फलन होगा। ठीक है ना, आइगन फलन अपभ्रष्ट कहलाता है तथा यह गुण अपभ्रष्टता यानी डीजेनरेसी कहलाता है। और किसी एक आइगन मान के संगत रेखिक स्वतंत्र आइगन फलनों की संख्या अपभ्रष्टता की कोटि कहलाता है। मैंने आपको बताया था ना, वापस देख लीजिए एक बार। जैसे मान लो ए आप साई1 पर ऑपरेट कर रहे हो, आपको ए साई मिल गया साई1, आपने ए ऑपरेट किया साई2 पर, आपको पुनः ए साई2 मिल गया, आपने ए ऑपरेट किया साई3 पर, आपको ए साई3 मिल गया। तो यहां पर देखिए आइगन मान तो एक ही है लेकिन आइगन फलन अलग अलग है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता की स्थिति कहलाती है। और जितने आपके किसी एक आइगन मान के संगत जितने आपके आइगन फलन है वो आपकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कहलाती है। तो यहां पे मैंने ये लिखा है व्हेन मोर देन वन लीनियरली इंडिपेंडेंट, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखता हूं एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये बार बार एल आई लिखूंगा आगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइगन फंक्शंस corresponding to the same eigen value, then the eigen function is called degenerate and this property is known as degeneracy, and number of linearly independent eigen functions corresponding to the same eigen value is called degree of degeneracy। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी जिसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। आप इस प्रकार से एग्जांपल भी दिखा सकते हो। अब मेन शब्द आपके लिए आया है रेखिक स्वतंत्र। अब ये क्या है इसको आप थोड़ा समझिए। वैसे एक टॉपिक भी है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन या वेक्टर। अब देखिए एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। कोई भी फलन है वो किसी न किसी पर निर्भर कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फलन आपके पास साई है, एक आपके पास साई2 है, एक आपके पास साई3, इसी प्रकार से मान लो साई4 साई5 कितने भी हो। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि यदि आप साई1 को इन दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो तब तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और अगर नहीं लिख सकते हो तब वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मेरी बात समझा आप? यानी यदि आप साई को किसी भी स्थिति में अगर ऐसा लिख सकते हो a1 साई2 प्लस a2 साई3, इसी प्रकार से कोई भी a1 a2 कुछ भी हो, तब तो वो क्या है कि साई1 जो है साई2 साई3 पर डिपेंड कर रहा है, तब वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके आइगन फलन है, जो आपने 3-4 आइगन फलन लिखे थे,
यानी किसी एक आइगन मान के संगत जो आपके आइगन फलन आ रहे हैं वो सभी क्या होना चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। आप खुद सोचिए, एक बार मैं इस डेफिनेशन को साफ कर रहा हूं, थोड़ा इसको मैं एग्जांपल समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप खुद एक चीज सोचिए, एक मिनट, एक ही मिनट का काम है, आपको आराम समझ में आ जाएगा। आपने 3 इक्वेशन लिखी थी, ए साई 1 ए साई 1, ए साई 2 ए साई 2, ए साई 3 ए साई 3। फिर हमने डेफिनेशन में क्या लिखा कि ये जितने भी ये साई 1 साई 2 साई 3 क्या है, आइगन मान ए के संगत आइगन फलन है। और ये कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब मान लो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, सपोज कि जो साई 1 है वो साई 2 साई 3 पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आप साई 1 की जगह साई 2 साई 3 लिख सकते हो। तब जो डिग्री ऑफ डिजनरेसी होगी वो सही नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो खुद साई 2 साई 3 का फलन है, तो ए के संगत फिर साई 1 साई 2 साई 3 3 नहीं है, फिर 2 ही हो जाएंगे। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जितने भी फलन आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार की इक्वेशन में, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट का सिंपल सा शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि उस फलन को किसी अन्य फलनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आप नहीं लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए वेक्टर में आपको पता है वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। कब? जब ए को आप क्या है, बी a1 b प्लस a2 c इसके रूप में नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हो तब तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक है, बस इंडिपेंडेंट का मतलब कुछ नहीं है, जो भी आइगन फंक्शन है वो उनको आपस में एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते हो। जैसे आई कैप जे कैप के कैप, ये भी एक तरह से क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस वेक्टर है, क्योंकि इनको आप एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। हाँ, किसी अन्य वेक्टर को आप इनके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, तब वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। लेकिन आई कैप जे कैप के कैप क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, यानी साई 1 साई 2 साई 3 ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हुए नहीं होने चाहिए, बस, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक था। और वैसे आगे एक टॉपिक और आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है ना। आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जब भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बस ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते हो, यानी किसी भी एक सदिश को अन्य सदिशों के रूप के लीनियर सुपरपोजिशन या लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आप नहीं लिख सकते हो, तभी वो क्या कहलाएंगे, रेखिक रूप से स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है। आई को जे से मतलब नहीं, जे को के से मतलब नहीं, के को आई से मतलब नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपने आप में यूनिक है। तब वो स्थिति आपकी क्या कहलाएगी, अभ्रष्टता की स्थिति कहलाएगी। अब ये पूरी अभ्रष्टता, आइगन मान और आइगन मान वैल्यू तो वैसे आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आप कोई भी सॉल्यूशन करोगे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आइगन वैल्यू इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। और आपको पता है ये जो एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये क्या है, एच एक ऑपरेटर है, साई एक फलन है, वापस आपने ऑपरेट किया तो वापस साई मिल गया, साथ में ई क्या है, कोई एनर्जी कांस्टेंट, तो ये भी क्या है, आइगन मान इक्वेशन है। आगे जब आप कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन करोगे तो डिफाइन करने का मतलब कि आपको उसकी ऊर्जा निकालनी है। तो मैंने आपको यही बताया, श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली है कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन अगर करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके संगत श्रोडिंगर इक्वेशन को डिफाइन करोगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आइगन मान ही तो मिल रहे हैं, ठीक है ना। तब आपको वहां अच्छे से पता चलेगा ये अभ्रष्टता कैसे होगी। आप खुद देखोगे कई बार ऐसी स्थिति आएगी, साई 1 साई 2 साई 3 अलग अलग आएंगे, लेकिन ई का मान सेम ही आएगा। तब आप वहां आराम से समझ जाओगे कि डीजेनरेसी क्या होती है। अभी आपको सिर्फ डीजेनरेसी का शाब्दिक अर्थ पता चलना चाहिए, डीजेनरेसी होती क्या है, और आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस लेक्चर में क्या क्या देख लिया, ऑपरेटर की बेसिक डेफिनेशन देख ली, आइगन मान क्या होते हैं, आइगन फलन क्या होते हैं, और आइगन मान और आइगन फलन के संगत आपने अभ्रष्टता या डीजेनरेसी को किस प्रकार से समझाया वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।